है। दूसरी तरफ मर्लिन कहीं से एक स्टोव निकाल लेता है और खुद के लिए एक शानदार स्टीमिंग हॉट मील बना लेता है। खाना बनते टाइम वो कैजुअली एलिस से पूछता है कि उसने रोविंग क्यों बंद कर दी और उसे अब तक का सबसे यूजलेस हीरो डिक्लेयर कर देता है। एलिस इस आदमी पर अब भरोसा नहीं कर पा रही, उसकी पेशेंस का कप ओवरफ्लो हो चुका है। गुस्से में वो पैडल उसकी तरफ फेंकती है और कहती है आई क्विट। मर्लिन उसे फिर से काम पर लगाने के लिए उसे खाना ऑफर करता है। पहले तो एलिस का ईगो अलाउ नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसका पेट जोर से गुर्राता है वो गिव अप कर देती है और खाना खा लेती है। खाना इतना टेस्टी होता है कि वो मर्लिन को मास्टर बुलाने लगती है और रोने लगती है, एक्सेप्ट करते हुए कि उसके अंदर जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट बची है। लेकिन तभी उस खाने की स्मेल डीमन शार्क्स को अट्रैक्ट कर लेती है और डर के मारे एलिस सीधा मर्लिन की गोद में कूद जाती है। मर्लिन बस एक लाइट सी डरावनी नजर डालता है और सारे शार्क्स भाग जाते हैं। एलिस सोचती है कि ये सब क्या था, लेकिन मर्लिन तुरंत मौके पर अपनी तारीफ करता है, कहता है कि पूरे समुद्र में सबसे खतरनाक क्रीचर वो खुद है और इसी वजह से शार्क्स डर के मारे भाग गए। एलिस को यह बात पचती नहीं। उसने सुना है कि इस सी के नीचे कोई एंशिएंट सी मॉन्स्टर रहता है और दुआ करती है कि उससे सामना ना हो। फिर वो बताती है कि उनकी आर्मी ने अपने शिप्स पर होली ड्रैगन का पूप लगाया था ताकि मॉन्स्टर उन्हें अटैक ना करे। ये सुनकर मर्लिन को अब समझ आता है कि उनकी आर्मी इतनी बदबूदार क्यों थी। एलिस पूरी सीरियसनेस में एक्सप्लेन करने लगती है कि होली ड्रैगन का पूप गोल्ड से भी ज्यादा कीमती होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ड्रैगन मिस्टीरियसली गायब हो चुका है। अब अगर एलिस की बातों में थोड़ी भी सच्चाई है तो मतलब ये है कि अगर मर्लिन उस पूप को बेच दे तो अपने सारे लोन्स बिना मेहनत के चुका सकता है। तभी वो एक डीमन बीस्ट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल निकालता है और प्राउडली रिवील करता है कि उसके पास वो होली ड्रैगन है जिसे उसने बकी नाम दिया है। अब उसका प्लान है कि बकी की पॉटी बेचकर पैसे कमाए और कॉन्टिनेंट छोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन तभी उसकी किस्मत पलटती है, उसका हाथ फिसलता है और क्रिस्टल सीधा समुद्र में गिर जाता है। अब क्रिस्टल गया और मर्लिन तैर नहीं सकता, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। एलिस के साथ लैंड ऑफ लाइट जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उन्हें समुद्र अजीब तरह से शांत दिखता है, कहीं कोई फिश भी नहीं होती। मर्लिन को शक होता है कि कोई बहुत ही बड़ा प्रीडेटर आसपास है और तभी समुद्र के नीचे से वो लेजेंडरी सी मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। लेकिन मर्लिन उससे लड़ने की कोशिश नहीं करता। वो एलिस को बताता है कि वो तैरना नहीं जानता। अब एलिस खुद इनिशिएटिव लेती है और अपनी तलवार से मॉन्स्टर पर हमला करती है, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आती। उल्टा वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मर्लिन उस मॉन्स्टर से कहता है तू अब मेरा नया स्लेव बन जा और मुझे समुद्र पार करवाना, लेकिन जवाब में वो मॉन्स्टर उस पर थूक देता है। अब वो पूरे समुद्र का पानी खींचने लगता है ताकि दोनों को निगल जाए और बोट टूटने ही वाली होती है कि मर्लिन फाइनली अपनी तलवार निकालता है और एक ही स्लैश में पूरे मॉन्स्टर को काट डालता है। अब चाहे मर्लिन एरोगेंट हो, लेजी हो, पर एलिस को अब एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, मर्लिन सच में सबसे पावरफुल बीइंग है। बाकी की जर्नी बिना किसी ट्रबल के निकलती है और कुछ ही देर में वो किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर भी मर्लिन कैजुअली कहता है कि ये पूरी जर्नी कितनी एग्जॉस्टिंग थी, जबकि प्रैक्टिकली उसने सारा काम एलिस से करवाया। एलिस उसकी हिपोक्रेसी को हाईलाइट करती है, लेकिन मर्लिन प्राउडली कहता है कि उसने अपना दिमाग लगा के उसे इंस्ट्रक्शंस दिए, वरना शोर लाइन तक कभी पहुंच नहीं पाते। अब मर्लिन डिसाइड करता है कि एलिस उसके किसी काम की नहीं, तो वो उसे ऑफिशियल तौर पर फायर कर देता है। एलिस उस पर चिल्लाती है तेरी शक्ल फिर कभी ना देखूं तो अच्छा है, और गुस्से में उल्टी दिशा में जाने लगती है। लेकिन तभी मर्लिन फिर उसे रोक लेता है, उसे एक और काम में उसकी हेल्प चाहिए। इस बार वो कहता है कि वो अपनी आर्मर उतार दे। एलिस गुस्से में मना करती है, लेकिन वो खुद ही उसका मिथिल आर्मर उतार लेता है, लेकिन ये किसी गलत रीजन से नहीं होता। असल में उसके पास जीरो पैसा है और वो आर्मर बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। उसका मानना है कि उसने एलिस की जान बचाई है तो आर्मर का हकदार वो है, और फिर वो एलिस को शोर लाइन पर छोड़कर आर्मर के साथ भाग जाता है। उधर अपने महल में लिलिथ एकदम आराम से चिल कर रही होती है। उसे पूरा भरोसा है कि उसका होपलेस यूजलेस भाई खुद रेंगते हुए वापस आएगा, जैसे ही उसे बाहर की दुनिया की रियलिटी समझ में आएगी। दूसरी तरफ जैसे ही एलिस शहर लौटती है, उसका कोई ग्रैंड वेलकम नहीं होता, उल्टा उसे सीधा कोर्ट में घसीट लिया जाता है और उसके कॉमरेड्स की मौत का सारा ब्लेम उसी के सिर डाल दिया जाता है। जज डिक्लेयर करता है कि उसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से वो पूरी टुकड़ी जो मर्लिन को सब्जुगेट करने भेजी गई थी पूरी तरह अनाहिलेट हो गई, और जैसे इतना काफी नहीं था, उसकी जेनरेशनली पास्ट डाउन मिथिल आर्मर भी गायब है। पनिशमेंट में एलिस से उसकी हीरो वाली स्टेटस छीन ली जाती है और उस पर 50 मिलियन सोने के सिक्के का जुर्माना ठोक दिया जाता है। एलिस कोशिश करती है खुद को डिफेंड करने की, कहती है कि उसकी आर्मर डीमन किंग ने ले ली, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। फैसला पहले ही हो चुका होता है। 1 साल बीत जाता है। अब एलिस को एक शिप पर 2 पायरेट्स से लड़ते देखा जाता है जो दोनों होली टियर हैं, यानी उससे एक रैंक ऊपर। वो मेयर की बेटी को बचाने आई है जिसे इन पायरेट्स ने हॉस्टेज बना रखा है, लेकिन एलिस की फाइटिंग इतनी पैथेटिक है कि पायरेट्स बैटल के बीच में ही हंस पड़ते हैं। जैसे ही वो उसे फिनिश करने वाले होते हैं, अचानक कोई ऊपर से गिरता है और दोनों पायरेट्स उसके पैरों तले कुचल जाते हैं। वो बंदा कंफ्यूज्ड होता है, सोचता है कि होली टियर पायरेट्स कहाँ गए। एलिस उसे कैजुअली बताती है कि वो उसके पैरों के नीचे ही है। क्लियर है कि ये मर्लिन है अपने ह्यूमन डिस्गाइज में, जो इस रूमर को सुनकर आया है कि यहाँ होली टियर पायरेट्स हैं, क्योंकि वो अपने कर्स की पेन नम करने के लिए उन्हें स्ले करना चाहता है। मर्लिन अपनी सोर्ड निकालता है और एक ही स्लैश में दोनों को उड़ा देता है। स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि एलिस की बैकअप फ्लीट भी साथ में तबाह हो जाती है। एलिस, जिसे अभी तक मर्लिन का असली चेहरा दिखा ही नहीं, सोचने लगती है कि शायद उसका रोमांटिक हीरो मिल गया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है ताकि उसका चेहरा देख सके, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना एकदम सुपरमैन की तरह उड़ जाता है। थोड़ी देर में एक न्यूज रिपोर्टर लाइव रिपोर्ट देता है
कि पूरा रेस्क्यू फ्लीट एक मिस्टीरियस क्रिमिनल ने तबाह कर दिया, जिसे नेशन भर में अब नाइट ब्लेड के नाम से जाना जाता है। पुलिस रिपोर्टर से माइक छीन लेती है और अपनी एब्सोल्युटली अनवांटेड ओपिनियन देती है। डिक्लेयर करती है कि नाइट ब्लेड कोई क्रिमिनल नहीं है बल्कि एक ट्रू हीरो है जिसने होली टियर पायरेट्स को हराया। वो बोलती है कि उसने कभी इतना ग्रेसफुल और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन नहीं देखा और ओपनली एडमिट करती है कि वो उसे एडमायर करती है। खैर, एलिस घर लौटती है और अपनी गोल्ड स्टैश में 250 और जोड़ लेती है। अब उसके पास पूरे 10,000 गोल्ड कॉइन्स हो चुके हैं। वो एक्साइटेड हो जाती है, उसे लगता है कि अब कुछ प्रोग्रेस हो रही है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे अभी भी 50 मिलियन गोल्ड कॉइन डेट चुकाने हैं और यहीं उसे अपनी बर्बादी का असली एहसास होता है। गुस्से में मर्लिन को कोसती है, जिसने उसकी रेपुटेशन तो बर्बाद की ही, ऊपर से इतनी डेट भी चिपका दी। वो गुस्से में अपना टेबल पटक देती है और पानी गिल्ड कमीशन पेपर्स पर गिर जाता है। जब वो पेपर्स फिर से पढ़ती है तो उसे एक 5,000 सोने की मुद्रा की बाउंटी दिखती है किसी ऐसे आदमी पर जो साउथ में फ्री लोड कर रहा है, और बाउंटी पोस्टर में दिख रही स्मग मुस्कान क्लियरली मर्लिन की होती है। एलिस को थोड़ा शक तो होता है, बट फिर वो सोचती है डीमन किंग इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता कि फ्री लोड कर रहा हो। जाते जाते वो नाइट ब्लेड की पीठ वाली पिक्चर की पूजा करती है, किस करती है और दुआ करती है कि वो उसे इतना लक दे दे कि वो अपना डेट चुका सके। और उसी मोमेंट डीमन किंग को भी कोसती है, चाहती है कि वो खुद किसी ऐसी एंडलेस डेट में फंसे जो उसकी डेट से 10 गुना ज्यादा हो। अब बात करें मर्लिन की, तो पिछले 1 साल में वो एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है, लेकिन जो बात उसके ईगो को सबसे ज्यादा हर्ट करती है वो है उसकी बाउंटी, सिर्फ 5,000 सोने के सिक्के। वो अभी भी पोज मार रहा होता है जब तक कि उसका पेट भूख से नहीं गुर्राने लगता और उसे पोज छोड़कर रियलिटी में आना पड़ता है। अब वो अपने दुख हमसे शेयर करता है कि उसका ग्रैंड प्लान था माइथिल आर्मर बेच के करोड़पति बनने का, पर उसने कुछ ही हफ्तों में सारा पैसा उड़ा दिया। तब से वो हर जगह फ्री लोड कर रहा है और स्कैम्स करके किसी तरह सर्वाइव कर रहा है। अब वो अपना अगला टारगेट ढूंढते हुए एक छोटे से टाउन के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो टाउन में एंटर करने वाला होता है 2 रॉबर्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन उनसे पहले कि वो कुछ मांगे, मर्लिन अपना ऊनो रिवर्स कार्ड खेलता है और उनसे ही उनका माल मांग लेता है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं किसी और रॉबर से तो नहीं टकरा गए। वो कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है, पर रॉबर्स उसकी सोर्ड चाहते हैं। मर्लिन उन्हें वार्न करता है, कहता है कि अगर उसने सोर्ड निकाली तो उनके घटिया चेहरे एग्जिस्टेंस से मिट जाएंगे, पर वो हंसते हैं, सोचते हैं वो ब्लफ कर रहा है। तभी उनमें से एक रॉबर स्टाइल में एप्पल पील करने लगता है अपनी ट्रू स्किल दिखाने के लिए। दूसरा रॉबर इंप्रेस्ड होता है, लेकिन इस दुनिया का सबसे लेजेंडरी सोर्ड्समैन मर्लिन बिल्कुल भी नहीं। उन्हें असली स्किल दिखाने के लिए वो कामली उस यंगर रॉबर को पीछे रखता है, फिर एक ही स्लैश में ओल्डर रॉबर को चीर देता है और उसकी असली गॉब्लिन फॉर्म रिवील हो जाती है। यंगर रॉबर डर के मारे अपनी असली गॉब्लिन आइडेंटिटी एक्सपोज कर देता है और जान बचा के भाग जाता है, अपना एप्पल गिराते हुए, जिसे मर्लिन हैप्पीली खा लेता है और फिर टाउन की तरफ बढ़ जाता है। छोटा गॉब्लिन आखिरकार अपने किंग को पूरी बात बता देता है। गॉब्लिन किंग इसे ह्यूमंस के साथ की गई पीस ट्रीटी का सीधा उल्लंघन मानता है, लेकिन असल में यही उसका प्लान था शुरू से। उसने अपने कई गॉब्लिन भाइयों को ह्यूमन का भेज देकर अलग अलग जगहों पर भेजा था ताकि वो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट शुरू करें। और अब जब कोई बेवकूफ उस ट्रैप में फंस ही गया है तो गोब्लिन किंग पूरी तरह रेडी है। वो अपने सोल्जर्स को कमांड देता है कि ह्यूमन टाउन पर हमला करो, जितना हो सके लूट करो और औरतों बच्चों को स्लेव्स बना लो। उधर लिलिथ को मर्लिन का एक लेटर मिलता है जिसमें वो बता रहा होता है कि लैंड ऑफ लाइट में उसकी लाइफ कितनी शानदार चल रही है, कैसे वो एक मैग्निफिसेंट कैसल में रहता है और सैकड़ों सर्वेंट उसकी सेवा करते हैं। हाँ, टेंट और एक डॉग ही उसका कैसल और 100 सर्वेंट है। उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि मर्लिन अब लड़कियों में बहुत पॉपुलर हो गया है और लड़कियां उसकी ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाती हैं। लेकिन सच कुछ और ही है, वो लड़कियां नहीं, बाउंटी हंटर्स हैं जो उसे पकड़ने आए हैं। फिर भी मर्लिन लिलिथ को कहता है कि चिंता मत करना, मेरी लाइफ मजेदार चल रही है और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक बाकी डीमन किंग्स मुझे रिटन अपॉलॉजी के साथ बुलाने ना लगे। लिलिथ को यह जानकर राहत मिलती है कि उसके भाई की हालत ठीक है और कम से कम वो भूखा तो नहीं मर रहा। वापस उस टाउन में जहाँ मर्लिन फ्री लोड करने गया था, वहाँ वो एक शॉप में घुस चुका है और वहाँ के हैचेट मैन को भी हरा चुका है। जब शॉपकीपर उसे पहचानता है तो मर्लिन प्राउडली अपना गॉर्जियस फेस दिखाता है, ये सोचकर कि शायद अब किसी को समझ आ गया है कि वो फर्स्ट डीमन किंग का वॉरियर और रूलर ऑफ प्राइड है। लेकिन शॉपकीपर उसे एक पावरफुल डीमन नहीं बल्कि साउथ का नोटोरियस फ्री लोडर कहकर पहचानता है। ये सुनकर मर्लिन अंदर से टूट जाता है। उसकी पूरी रेपुटेशन जो उसने डीमन किंग बनने के बाद बनाई थी अब साइड क्वेस्ट्स की वजह से बर्बाद हो चुकी है। शॉपकीपर जोर से चिल्लाता है, वो साउथ वाला फ्री लोडर वापस आ गया और पूरे टाउन से लोग उसे पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन मर्लिन फिर भी एस्केप कर जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो उसकी लुक से इंप्रेस हो जाता है। मर्लिन इंस्टिंक्टिवली अपनी सोर्ड पकड़ लेता है तो हेनरी सोचता है कि शायद कोई परफॉर्मेंस चल रही है। वो कहता है अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो पैसे दूंगा। मर्लिन मान जाता है और शो करता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सोर्ड निकालने से रुक जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं बच्चा घायल ना हो जाए। पर उसे लगता है उसने अच्छा किया है, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कम से कम 10 सोने के सिक्के